हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर हमारा न्यूट्रिशन का चल रहा था तो उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, तो वहाँ से कट गए थे प्रश्न। तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए आज का प्रश्न लेकर के आई हूँ। आप देख सकते हैं व्यक्तियों में कितने प्रकार की क्रियाशीलता पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो व्यक्तियों में कितने प्रकार की क्रियाशीलता पाई जाती है? 3 प्रकार की। अच्छा, वो 3 प्रकार की क्रियाशीलता कौन कौन सी होती है? हम सभी जानते हैं कि वो क्या है? कम क्रियाशील, सामान्य क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। जैसे अगर हम कहें कि सेडेंडरी और मॉडरेट और हार्ड वर्कर, 3 प्रकार की बात हो गई थी ना। सेडेंडरी, मॉडरेट और क्या हो गए आपके हार्ड वर्कर। ठीक है, सेडेंडरी वर्कर में वो होते हैं जो कि बिल्कुल भी उनकी मतलब शारीरिक क्रियाशीलता बिल्कुल ना के बराबर होती है। और मॉडरेट के अंतर्गत वो आते हैं जैसे आपके टीचर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे मॉडरेट के अंदर आते हैं। और हैवी वर्कर्स जो होते हैं जैसे उसमें उसके अंतर्गत डेली वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स और मजदूर हो गए, कोयले की खान में काम करने वाले लोग हो गए। तो इस प्रकार से अगर आप पीरियड जब आप टेबल पढ़ते हैं आरडीए तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि 3 प्रकार की क्रियाशीलता होती है। उसी के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, चाहे आपकी ऊर्जा हो, आपकी प्रोटीन हो, जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग होती हैं। तो क्रियाशीलता अगर अगर पूछी जाएगी तो वो 3 प्रकार की क्रियाशीलता होगी। अगला है ऊर्जा मापने की इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी, भोजन, रोग या रक्तचाप। तो ऊर्जा मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं, जिससे कि हम उसमें मेज़र करते हैं कि मतलब जो एनर्जी है उसकी इकाई क्या है? कैलोरी है। कैलोरी में हम उसको मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है भोज्य पदार्थ के सभी कार्बनिक पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। क्या चीज़ उत्पन्न करते हैं? वसा, ऊर्जा, प्रोटीन, जल। तो जो भोज्य पदार्थ हैं वो सभी जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको जल करके क्या चीज़ उत्पन्न करेंगे? तो वो उत्पन्न करते हैं किसको? ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो मतलब जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको क्या होता है, जब उसका दहन होता है, जब उसका अभिशोषण होता है, पाचन होता है, तो वो सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा मापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, सेंटीमीटर, कैलोरी मीटर। तो कैलोरीमीटर के द्वारा जो ऊर्जा मापन की प्रक्रिया होगी वो नाम से ही जाहिर है कि उसको हम क्या कहेंगे? कैलोरी मीटर कहते हैं। ठीक। भोजन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को कैलोरीमीटर में प्रायः कितनी विधियों से मापा जा सकता है? तो 2 और 30 विधियों से, 5 विधियों से या 50 विधियों से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है? 2 विधियों से। अच्छा, कौन कौन सी 2 विधियाँ होती हैं जो प्रणाली होती है जिससे कि नापते हैं? तो वो हमारी होती है एक प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर और दूसरी कौन सी होती है? एक अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। 2 प्रकार का होता है। अच्छा, कैलोरीमीटर जो है ये मतलब कि आपका ऊर्जा मापन का यंत्र है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व कौन से हैं? घी है, तेल है, अनाज है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। घी है और तेल है, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों वसा के अंतर्गत आते हैं। और अनाज किसके अंतर्गत आता है? ये कार्बोज के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोज को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला हो गया शुगर और दूसरा क्या हो जाता है हमारा? स्टार्च। ठीक। तो अनाज किसके अंतर्गत? स्टार्च के अंतर्गत आया। तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, आधारी चयापचय की माप करने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? ऊष्मा मापी, ताप मापी, दाब मापी, वर्षण मापी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऊष्मा मापी। उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा मापी कहते हैं, जिसको भी हम लोग बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? कि कैलोरी मीटर की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है ज्वर की स्थिति में बढ़ जाता है। क्या चीज़ बढ़ जाता है? DMR, BMR, ICMR, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या बढ़ जाता है? BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट
जो है हमारा वो बढ़ जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बीएमआर को, तो बीएमआर को जैसे अगर आपको परिभाषित करना है कि जिसको हम क्या कहते हैं, आधारीय चयापचय, क्या कहते हैं उसको, आधारीय चयापचय। तो अच्छा, ये आधारीय चयापचय जो है वो क्या है, तो अगर बात करें कि आधारीय चयापचय की जो परिभाषा है, इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि जैसे शरीर की बहुत सारी अनिवार्य एवं यांत्रिक जो भी हमारी क्रियाएं हैं, उसे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जितनी भी हमारी क्रियाएं बॉडी में हो रही हैं, उसमें क्या होती है, उसमें एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की यह मात्रा जो होती है शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य होती है। ऊर्जा की शरीर को हमारे जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। और शरीर को जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाले चयापचय को ही क्या कहते हैं, आधारीय चयापचय कहते हैं। मैं एक बार फिर से कहूँ कि जीवित रहने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको प्रदान होने वाली प्रदान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही आपका क्या है, आधारीय चयापचय है। अगर हम कहें कि जीवित रहने के लिए जितनी न्यूनतम शक्ति की आवश्यकता होती है, उसके लिए होने वाले चयापचय को ही आधारीय चयापचय कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको अगर आधारीय चय, तो इसी को ही हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आधारीय चयापचय है, इसको ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर मैं बताऊंगी कि आधारीय चयापचय दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। अगला है, उपवास में बीएमआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और न के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बीएमआर उपवास में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हम देखेंगे कि जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कब बढ़ता है, ज्वर में बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए, अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि आधारीय चयापचय जो दर है उसको वो होती क्या है, तो वो तो मैंने आपको बताया कि जो आधारीय चयापचय मतलब जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही जो उसी का जो अपचय हमारे बॉडी में जो उसकी आवश्यकता है, वही क्या है, हमारी आधारी, उसी को ही हम क्या कहते हैं, आधारीय चयापचय कहते हैं। कि उसके बिना हमारे शरीर को ऊर्जा मतलब हमारा शरीर कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आधारीय चयापचय दर क्या होती है, अगर मैं कहूँ कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम बीएमआर कहते हैं, तो इसमें ये क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और पूर्ण शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में हो। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में है, वो मतलब कि लेटा हुआ है। और ये भी है कि उसको जो उसने खाना खाया है और जागृत अवस्था में हो, जगा हुआ हो, लेटा हो एवं भोजन कम से कम 12 घंटे हो चुके हों। ठीक है, तो उपरोक्त अवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग मीटर 1 घंटे में ऊष्मा की जितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में लाई जाती है, उसे आधारीय चयापचय दर कहते हैं। परिभाषा आप ध्यान में सुने या ध्यान से सुने या फिर उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। कि जैसे अगर आपको ये मैं कहूँ एकदम टिपिकल वर्ड में कि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में है और उसके बाद जागृत अवस्था में लेटा हुआ है और भोजन किए हुए कितने घंटे, 12 घंटे हो चुके हों, तो उपरोक्त अवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग मीटर 1 घंटे में ऊष्मा की जितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में लाई जाती है, उसे आधारीय चयापचय दर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आधारीय चयापचय दर की डिफिनीशन हो गई। अगर मैं बात करूं कि बीएमआर की बात करूं कि कौन कौन से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीएमआर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहली बार क्या है कि शरीर का आकार बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो जो शरीर का आकार क्या होता है, जैसे किसी का एक ही समान आयु है और उसका वजन लेकिन सबका अलग अलग होता है, लंबाई भी सबकी अलग अलग होती है, तो उसकी चयापचय दर भी अलग अलग होगी। और जिस व्यक्ति की शरीर की लंबाई मोटाई अधिक होगी तो उसकी आधारीय चयापचय दर
भी अधिक होती है। अगर आयु की बात हम करें तो आयु की बात अगर हम करें कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है बीएमआर कैसा होता है, उसका उल्टा होता है, घटता चला जाता है। और सबसे ज़्यादा कब, जब 5 वर्ष की आयु में आधारीय चयापचय दर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और वृद्धावस्था में कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। और मांसपेशियों की गतिविधि से भी अगर हम सिर्फ खाए जा रहे हैं, मोटे हो जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा बीएमआर घटेगा। और अगर हमारे बॉडी में वसा नहीं है और हमारा मसल मास बहुत अच्छा है तो कैसा, जैसे कि जो प्लेयर्स होते हैं और इन सारे लोगों का बीएमआर कैसा होता है, ज़्यादा होता है, कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। ज्वर की स्थिति में क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाता है। ठीक है। और जलवायु से क्या होता है कि जैसे गर्म जलवायु में बीएमआर कैसा हो जाता, जैसे अगर ज़्यादा गर्म जलवायु है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बीएमआर की दर बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस पे जो अगर ठंडी जलवायु है तो क्या होगा, बीएमआर दर क्या हो जाएगी, हमारी सामान्य ही रहती है लगभग, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है और गर्म जलवायु है तो वो क्या हो जाता है, बीएमआर क्या होता है, बढ़ जाता है। गर्भावस्था में क्या होता है कि गर्भावस्था में जो बीएमआर है वो कैसा होता है, वो बढ़ जाता है। फीवर में भी हम जानते हैं बीएमआर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ज्वर की स्थिति है तो भी बीएमआर बढ़ जाएगा। अगर हम सो रहे हैं निद्रा में हमारा बीएमआर घट जाता है। कितना घट जाता है, 10 से लेकर के 15% तक बीएमआर घट जाता है। ठीक। और अगर हम फास्टिंग पोजीशन में है तब क्या होगा, हमारा बीएमआर घट जाएगा। ठीक है। फास्टिंग में भी हमारा बीएमआर घट जाएगा। और पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों का बीएमआर क्या होता है, कम होता है। भय और तनाव अगर हो जाएगा तो बीएमआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिसमें कि बीएमआर बढ़ जाता है। ठीक है। बढ़ जाता है या घट जाता है, तो इसको याद करके हम रखते हैं कि बीएमआर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। जैसे ऊपर पहाड़ों पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि बीएमआर हमारा कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक। एकदम दाब घटने से बीएमआर बढ़ जाता है। ठीक है। अगर दाब जो है तो वो अगर घट गया तो फिर उससे क्या होगा, बीएमआर बढ़ जाएगा। जैसे कि पहाड़ों पर चढ़ना, जो क्लाइंबर्स होते हैं उनका क्या होता है, बीएमआर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमने आपको बताया ही कि शारीरिक ताप पर भी बीएमआर बढ़ता है। अगर देखें हम बीएमआर का फॉर्मूला देखते हैं कि बीएमआर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, वरना बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो बीएमआर क्या है, आधारीय स्थितियों के कुल ऊष्मा उत्पादन किलो कैलोरीज में बटे कुल शारीरिक सतह क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आधारीय स्थितियों के कुल ऊष्मा उत्पादन किलो कैलोरीज में। ठीक है। और यहाँ पर अपॉन करके आप लिख लेंगे कि कुल शारीरिक सतह क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। इंग्लिश में भी मैं बोल देती हूँ, बीएमआर क्या है, टोटल हीट इन किलो कैलोरीज अंडर बेसल कंडीशन अपॉन टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो ये क्या हो गया, बीएमआर का फॉर्मूला हो गया। और हम आपसे बता रहे थे कि 2 प्रकार की बीएमआर जो है वो उसको नापने के लिए जो मेनली है वो 2 प्रकार की कैलोरी मीटर का प्रयोग करते हैं। एक प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर और दूसरा कौन सा, अप्रत्यक्ष कैलोरी मीटर। हाँ, इन दोनों ये दोनों कैलोरी मीटर है, इनके अंतर्गत बीएमआर को मापा जाता है। और एक है आपका रोथ बेनेडिक्ट स्पायरोमीटर के द्वारा। ये बहुत ही आसान विधि है। तीसरा अगर हम सी की बात करें तो ये बहुत ही आसान विधि है। ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से इसमें देखा गया है कि किस किस प्रकार से बीएमआर को मापा जाता है। तो आई होप आपको बीएमआर का काफ़ी कुछ मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन के शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने में सामर्थ्य हो उसे क्या कहते हैं। स्वस्थ व आहार, संतुलित आहार, सुगंधित आहार, तरल आहार। तो इसमें कुछ बहुत कठिन नहीं है, ये सभी हम लोग जानते हैं कि वो कौन सा आहार है, वो हमारा संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। अगले प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति कितने प्रकार के कार्य करता है। एक सामान्य व्यक्ति जो है वह कितने प्रकार के कार्य करता है।
1 2 3 4, तो वो कितने प्रकार के कार्य करता है? वो 3 प्रकार के कार्य करता है। तो यहाँ पर वही क्रियाशीलता की बात होती है, सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी वर्कर। तो यहाँ पे भी क्रियाशीलता के बारे में ही इनडायरेक्टली पूछ रहा है। WHO का पूरा नाम हम सभी को मालूम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने के साथ साथ में इसकी स्थापना भी 1948 में हुई थी। ठीक है। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है। रोग उत्पन्न करना, क्या इसका कार्य है? नहीं। फिर शरीर के ताप को नियंत्रित करना, कार्बोज का निर्माण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि वह है आपके शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करना। तो ये उसका कार्य है। कार्बोज का निर्माण करना नहीं है, बल्कि क्या, शरीर को ताप को नियंत्रित करने का। और ताप को नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा होता है? ये हमारे शरीर को ताप, जैसे मतलब जो हमारा ये जो जल है, जल क्या करता है? ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक। और वसा क्या है? हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संतुलित आहार के अवयव हैं कौन कौन से? कैलोरी, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इज उपयुक्त सभी। कैलोरी का मतलब यहाँ से ऊर्जा से है। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादक। तो ये भी हमारे आहार के अवयव ही हैं। और प्रोटीन भी हो गया, खनिज एवं कैलोरीज हो गया, और उपयुक्त सभी। तो ये सब इसी के अंतर्गत, संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? लिंग, आयु, शारीरिक परिश्रम, उपयुक्त सभी। तो संतुलित आहार पर इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मेल है या फीमेल है, उसमें भी अंतर पड़ता है हमारे आहार में ना, कितना प्रोटीन लेना है, क्योंकि हमें अपने बॉडी वेट के हिसाब से लेना होता है। आयु, एज वाइज भी, अगर चाइल्डहुड है, अगर ओल्ड एज है, एडल्ट है, तो सबका डाइट अलग अलग होता है। शारीरिक परिश्रम तो जरूर होता है, क्योंकि सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी वर्कर के आधार पर ही हम लोग, हमारी जो डाइट प्लान होता है वो उसी के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार न ग्रहण करने से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शारीरिक शक्ति की क्षीणता, कमजोरी, भार में कमी, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। शारीरिक शक्ति में कमी आ जाएगी, कमजोरी तो होगी ही, भार में भी कमी आ जाएगी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से क्या है? कैलोरी, जल, खनिज एवं विटामिन, वसा। तो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं इसमें? तो खनिज एवं विटामिन जो हैं वो क्या है? हमारे सुरक्षात्मक तत्व हैं। मैंने आपको बताया था सुरक्षात्मक के अंतर्गत ये आता है। वसा और कैलोरी किसके अंतर्गत आती है? ऊर्जा उत्पादक के अंतर्गत आती है। जल तो इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ ही में प्रोटीन की बात करते हैं तो शरीर निर्माणक के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आज का ये लेक्चर खत्म होता है। और आप ज़रूर बताएं कि हमारा प्रश्न आपको कैसा लगा। मैं यूनिट वाइज आगे बढ़ रही हूँ। अगर जो बच्चे सिलेबस देख चुके होंगे LT का और आपका TGT PGT की, तो प्रिपरेशन आप सभी ने की होगी, आप देख रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि इसी सब तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और आज मैंने न्यूट्रिशन के क्वेश्चन लिए हैं, तो जितने क्वेश्चन थे वो सारे इस वीडियो में कवर हो गए हैं। तो इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये दोनों आप ऐड करके देखेंगे तो आपके ये छूटेंगे नहीं। ठीक है, फिर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए। आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।